हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। तो बेटा हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डेरिवेशन भी करने वाले हैं, बहुत सारा सवाल भी करने वाले हैं और कैसे काम करता है रेक्टिफायर, ये होता क्या है, इसको अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। तो अगर किसी बच्चे को डेरिवेशन की जरूरत नहीं होगी तो उसको फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है। बट हम डेरिवेशन भी करने वाले हैं, कम से कम हाफ वेव रेक्टिफायर का डेरिवेशन करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर का डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि एक ही जैसा उनका डेरिवेशन है। क्लियर बेटा? बट हर चीज को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो रेक्टिफायर हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन रेक्टिफायर पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि एक्चुअल में रेक्टिफायर का काम क्या है, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं कि रेक्टिफायर का काम क्या है, तो रेक्टिफायर आपका कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। सही है बेटा। एसी को क्या में कन्वर्ट करता है, डीसी में। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसका काम है कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में क्या करे बेटा, कन्वर्ट करे, ठीक है। उससे उसके बाद अगर हम बात कर लें कि रेक्टिफायर कितने टाइप के हमें पढ़ने हैं, तो दो टाइप के पढ़ने हैं। एक बेटा आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और एक आपका फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर है? तो हमें दो टाइप के रेक्टिफायर पढ़ने हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, इसमें जो होता है बेटा आपका एक डायोड होता है, सिंगल डायोड होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो डायोड होगा कितने होंगे, एक होंगे, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें क्या है कि फुल वेव रेक्टिफायर में आपको दो टाइप के फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ाएंगे हम, ठीक है। एक बेटा आपका सेंटर टैप ट्रांसफार्मर वाला, जिसके पास सेंटर टैप क्या हो बेटा, ट्रांसफार्मर हो। तो एक्चुअल में जो एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इसमें हम लोग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं बेटा, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है। और इस केस में आपका, ठीक है ना बेटा, दो डायोड होगा। डायोड कितने होंगे इस केस में, दो होंगे। सही है। ये नंबर ऑफ डायोड भी ध्यान रखिएगा। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर में आपके दो डायोड होंगे। और एक हम लोग पढ़ेंगे बेटा ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। सही है। क्या पढ़ेंगे बेटा, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, सॉरी, रेक्टिफायर, ठीक है बेटा। और इसमें जो डायोड होंगे, इसमें जो आपके क्या होंगे बेटा, डायोड होंगे, ये होंगे टोटल चार। सही है। तो सबसे अगर इसमें अच्छा किसी को माना जाता है तो आपका ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, सबसे अच्छा। बट ये दोनों फुल वेव रेक्टिफायर ही हैं, तो दोनों के जो आउटपुट का फॉर्मूला आएगा, वेवफॉर्म आएगा, सब एक ही जैसा आएगा, ठीक है। तो हम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको समझ में आएगा रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी टू डीसी बदलना। दो टाइप के रेक्टिफायर है, हाफ वेव एंड फुल वेव। हाफ वेव में एक डायोड होता है, फुल वेव में दो टाइप के, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर और ब्रिज फुल आपका रेक्टिफायर जो है उसमें चार डायोड है। क्लियर है? बट आगे पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला चीज हमें समझना पड़ेगा बेटा वो ये कि एक्चुअल में एसी डीसी होता क्या है, ठीक है बेटा। तो हम पहला चीज यही समझते हैं कि एसी डीसी होता क्या है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि आप पहले से जानते होंगे, ठीक है। बट मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज बता देता हूँ कि आपको क्या ना हो बेटा, डाउट ना है, ठीक है। तो बेसिक चीज ये है, भाई थोड़ा सा इधर हो जा, ठीक है। चलिए, बेसिक चीज अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले एसी का, ठीक है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, एसी, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है ना, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बट समझ के। अल्टरनेटिंग करंट उस करंट को बोलते हैं जो बेटा आपका क्या हो, इसके दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि ये होना चाहिए पीरियोडिक। क्या होना चाहिए बेटा, पीरियोडिक होना चाहिए, ठीक है ना। इसके पास फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक। और दूसरा बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। अब ये बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है एक्चुअल में, कि पॉजिटिव होना चाहिए आधा साइकिल में, आधा साइकिल में निगेटिव, ठीक है। जैसे कि सबसे अपना यूजफुल जो है वो यही वाला है, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला। अगर हमने ऐसे टाइम और करंट का वेरिएशन लिया, ठीक है, और आपका जो करंट है ऐसे वेरी कर रहा है, इसको बोलते हैं साइनोसॉइडल एसी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आधा साइकिल में ये क्या है, पॉजिटिव, और आधा साइकिल में क्या है, निगेटिव। और ये पीरियोडिक है, मतलब एकदम एक टाइम पीरियड के बाद चीजें रिपीट हो रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइडल एसी। क्या बोलते हैं बेटा,
साइनोसॉइडल एसी, और इसका इक्वेशन अगर करंट मानते हैं तो आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। क्लियर क्या? तो ये एसी का एग्जांपल है, ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल है, आधा पॉजिटिव आधा निगेटिव। या ऐसा जरूरी नहीं हो कि ऐसा ही हो, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, करंट ही नहीं, वोल्टेज भी ना हो सकता है एसी, ठीक है बेटा, ये ऐसे भी हो सकता है। ध्यान से समझिए कि हो सकता है कि आपको ऐसे बोल दे, सही बेटा। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी एसी है, क्योंकि आधा साइकिल में क्या है, पॉजिटिव, और आधा साइकिल में क्या है, निगेटिव। इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर पल्स बोल देते हैं, ट्रायंगुलर पल्स। क्लियर क्या बेटा? पल्स जो है, तो आप समझिए कि ये पल्स है, आधा पॉजिटिव आधा निगेटिव, तो इसको एसी बोलेंगे। या आपके पास हो सकता है कि इसको भी बोल सकते हैं, स्क्वायर वाले को, ठीक है। मतलब डिफिनीशन से अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो एसी डीसी का, एसी का यही आपका डिफिनीशन है कि आधा साइकिल में पॉजिटिव और आधा साइकिल में निगेटिव, ठीक है, और पीरियोडिक होती है। एग्जांपल है एसी के। क्लियर क्या बेटा? इसी को कन्वर्ट करना हमें किसमें, डायरेक्ट करंट में, डीसी में, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट जो होगा आपका डीसी, ठीक है ना, आपको एकदम घर पे इसका एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे कि हमारे घर पे जो करंट आता है वायर से, ट्रांसफार्मर से, वो एसी होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पे काम करती है, ठीक है। बट जो हमारे चार्जर होते हैं मोबाइल के, ठीक है ना, जो मोबाइल में हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो रेक्टिफायर ही होता है चार्जर, ठीक है ना, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आपको मोबाइल को देता है, ठीक है बेटा। तो रेक्टिफायर का एग्जांपल आपके पास है, रोज आप यूज करते हो, आपका चार्जर, ठीक है। अब इसका डिफिनीशन क्या है कि डीसी किसको बोलते हैं? तो डीसी का बस सिंपल डिफिनीशन यही है कि ये होगा यूनिडायरेक्शनल। अब यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है कि अगर ये क्या है बेटा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना, निगेटिव है तो निगेटिव भी रहेगा। जैसे कि आपके पास एग्जांपल में अगर ये लूं, ठीक है ना, आई वर्सेस टी का, तो इसमें अगर ऐसा आपका करंट है, सही है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस करंट में एक चीज आपको दिखाई देगा कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो एक्चुअल में ये वेरिएबल डीसी है। कैसा है बेटा? वेरिएबल डीसी है, डीसी है, डायरेक्ट करंट है, बट वो वेरी कर रहा है। देखो ये इसकी पीक वैल्यू होती है। अच्छा, ये सब समझ में आना चाहिए कि ये आपकी पीक वैल्यू होती है या मैक्सिमम वैल्यू होती है, यहाँ पर भी ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये सब चीजें आप पहले से एसी में पढ़ रखे हो या पढ़ोगे, ठीक है बेटा। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ऐसे ही नीचे माइनस भी में आएगा। क्लियर है क्या? अब मेरा बात ध्यान से सुनिए, यही नहीं, अगर ऐसा है आई वर्सेस टी, ऐसा है, प्लीज आप समझिएगा, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, तो ये भी डीसी ही है, लेकिन ये डीसी कैसा डीसी है? कांस्टेंट डीसी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रहा है, ये पॉजिटिव है और कांस्टेंट एक ही वैल्यू है, ठीक है। या आप ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है ना बेटा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर अगर आप ऐसा चाहो तो ये भी ले सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ऐसे कुछ कुछ दूर पे जाके ये क्या हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो ये भी डीसी ही है। देखो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये भी डीसी है, लेकिन कैसा है? वेरिएबल डीसी है, ठीक है। या अगर आप एक एग्जांपल और देखना चाहो तो ये भी है, सही है, कैसे? ऐसे, ऐसे, ठीक है, ये भी डीसी है, क्योंकि हमेशा ये क्या है? निगेटिव है। तो आप एसी एंड डीसी में डिफरेंस समझ गए होंगे कि एसी जो है बाई डायरेक्शनल है, उसको यूनिडायरेक्शनल बनाना है, और उस बनाने वाली मशीन का नाम क्या है बेटा? रेक्टिफायर। जो ये काम कर दे उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। सही है, रेक्टिफायर इज नथिंग बट सिंपल डायोड को ही बोलते हैं, ठीक है। आपको मैं अब आगे बढ़ाता हूं, चीजों को समझाता हूं, ठीक है बेटा। चलिए, अब हम बात करते हैं, पहले समझते हैं कि बिहेवियर ऑफ डायोड विथ एसी इनपुट, ठीक है बेटा। अभी तक हमने डीसी इनपुट के साथ देखा है कि उस फॉरवर्ड बेस में लाइन बन जाता था और रिवर्स बेस में ओपन हो जाता था। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक डायोड है, ठीक है बेटा, प्लीज समझिएगा, आपके पास ऐसा डायोड है, आपने इसको इनपुट दिया एसी, समझिएगा इधर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने इसको इनपुट क्या दिया बेटा? एसी। ऐसे आपने एसी दिया, साइनोसॉइडल दिया, समझिएगा, ऐसे ही कंटिन्यूअस आप दे रहे हो, ठीक है ना, एसी इसको इनपुट दिए। तो यहां इस केस में क्या होगा, ठीक है, आप समझिएगा, ये डायोड का जो बिहेवियर होगा ये कैसे डिसाइड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो साइकिल है पॉजिटिव साइकिल है। तो अगर मैं बात करूं पॉजिटिव साइकिल में, ठीक है, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव साइकिल में, तो एक्चुअल में पॉजिटिव साइकिल मतलब ये प्लस और ये माइनस, मतलब इस केस में डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड बेस होगा। क्या होगा बच्चों? फॉरवर्ड बेस होगा। यही देखना है, डायोड फॉरवर्ड है कि रिवर्स। अब अगर फॉरवर्ड बेस है तो इसमें कंडक्शन होगा, मतलब इस केस में पॉजिटिव साइकिल में कंडक्शन होगा,
आप समझिएगा, मतलब वो करंट पास करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं निगेटिव साइकिल में, अगर मैं बात करूं बेटा निगेटिव साइकिल में, ठीक है, तो निगेटिव साइकिल में डायोड जो होगा बेटा वो रिवर्स बायस होगा। क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। मतलब इस केस में नो कंडक्शन, नो कंडक्शन मतलब करंट पास नहीं करेगा, ओपन सर्किट बन जाएगा। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा? हमें जो आउटपुट मिलेगा एकदम प्यार से समझिए, ठीक है। अगर हम ध्यान से समझे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा आई एन टी, सही है। इसमें खाली हमें पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, मतलब हमें आउटपुट में पहला पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, निगेटिव कुछ नहीं मिलेगा, फिर हमें पॉजिटिव मिलेगा। बात समझ में आया क्या? तो खाली ये पॉजिटिव साइकिल देगा, ठीक है। तो यही डायोड का बिहेवियर है एसी के साथ। अगर उसको पॉजिटिव वोल्टेज पी को दे रहे हो, ठीक है, या हाई वोल्टेज पी को दे रहे हो, तो फॉरवर्ड बेस होगा। तो फॉरवर्ड बेस होगा तो करंट बहेगा, मतलब वायर हो जाएगा, मतलब इसको पास करेगा और इसको पास नहीं नहीं करेगा। तो हमने वही लिखा है कि डायोड अलाउज करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन पी टू एन, जब फॉरवर्ड बेस हो, ठीक है। व्हेन एसी इज अप्लाइड द इनपुट वोल्टेज चेंजेस पोलैरिटी एवरी हाफ cycle, hence the diode conduct during one half cycle and blocks current during other। क्लियर क्या बेटा? इसका एक और हम स्टेप आगे अगर बात करें, ठीक है ना, थोड़ा और बच्चे अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस बार भी हम इनपुट देते हैं आपको एसी, सही है, और इस बार हम डायोड क्या करते हैं बेटा, ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। अब समझिएगा कैसे लगा लेते हैं, ऐसे लगा लेते हैं, सही है। अब ध्यान से अगर आप समझ रहे हैं तो अगर ध्यान से देखोगे तो इस केस में क्या होने वाला है, ये एन है और ये पी है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉजिटिव साइकिल में, पॉजिटिव साइकिल में जो डायोड है वो बेटा आपका रिवर्स बायस है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में तुम ये पहले क्या दे रहे हो इसको, हायर पोटेंशियल। तो एन को हायर पोटेंशियल दे दिए, इसका मतलब वो रिवर्स बायस है। तो इस केस में पॉजिटिव साइकिल में रिवर्स बायस है, तो उस केस में नो कंडक्शन, क्या होगा बच्चों, नो कंडक्शन, क्या होगा, नो कंडक्शन। जबकि निगेटिव साइकिल में जब हम बात करेंगे बेटा, किस पे बात करेंगे, निगेटिव साइकिल में, तो आपका जो डायोड है, क्या है बेटा, जो आपका डायोड है वो कौन सा बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस, सॉरी कौन सा बायस पे हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड हो जाएगा। और इस केस में आपका कंडक्शन होगा, इस केस में आपका क्या होगा बेटा, कंडक्शन होगा। मतलब इन दिस केस आपको ये ब्लॉक कर देगा पॉजिटिव साइकिल को और पास करेगा निगेटिव साइकिल को। तो आप समझ सकते हो बेटा जो हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना, ये जो हमें आउटपुट मिलेगा, इस आउटपुट में आपको सिर्फ देखने को मिलेंगे निगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल मिलने के लिए नहीं मिलेंगे। ये क्या था इसका इनपुट, ये क्या था इनपुट, और ये हमारे पास जो आया क्या है बेटा, आउटपुट, ठीक है। ऐसा कि अब इस बात को समझिए यहां से कि एक्चुअल में आपने इसको दिया क्या डायोड को, ये ध्यान से देखो तो बाई डायरेक्शनल है। इनपुट हमने कैसा दिया था, बाई डायरेक्शनल, और हमें आउटपुट कैसा मिल गया बेटा, यूनी डायरेक्शनल। मतलब अगर समझने वाला बच्चा समझ पा रहा है तो यही तो रेक्टिफायर है, सही है। तो एसी के साथ डायोड कैसे बिहेव करता है समझ में आ गया। पॉजिटिव साइकिल निगेटिव साइकिल हमें नहीं देखना है, हमें देखना है कि फॉरवर्ड किस में है, रिवर्स किस में है। जो फॉरवर्ड है उसको पास करेगा और रिवर्स है उसको क्या करेगा बेटा, आपको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, बिहेवियर समझ में आ गया, ठीक। आगे डेरिवेशन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन के लिए कुछ चीजें मैं इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, टाइम बचेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको पता होगा कि अगर हमें साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करूं एक टाइम पीरियड में तो ये आता है बेटा 0। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं डायरेक्ट यूज करने वाला हूं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इन डी टी एक टाइम पीरियड में क्या होता है बेटा 0। और अगर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अगर हम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हाफ साइकिल में, ठीक है, तो आता है टी वाई पाई। कितना आता है बेटा, टी वाई पाई, ठीक है। तीसरा चीज एक और कि अगर हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी को, ठीक है बेटा, इंटू डी टी को अगर हम करते हैं इंटीग्रेशन एक टाइम पीरियड में तो ये आता है टी बाई 4, सॉरी टी बाई 2। कितना आता है बेटा, टी बाई 2। ये कर लो, आप करके देख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इसको एक हाफ टाइम पीरियड में अगर करता हूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी तो ये आता है टी बाई 4। तो
तो ये रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बेसिक मैथ में पढ़ा हुआ है, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एवरेज करंट और वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इंटू डी टी बाई डी टी, ठीक है ना बेटा, 0 से t तक, सही है। तो ये आपका एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और करंट होता है जिसको हम बोलते हैं आई आर एम एस, ठीक है। तो आई आर एम एस का बेटा आपका जो फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर, तो आई स्क्वायर डी टी बाई डी टी, 0 से t, 0 से t, क्लियर क्या बेटा। तो ये आपका आई आर एम एस का फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना पता होना चाहिए आगे का डेरिवेशन करने के लिए कि किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने आपको ये बता दिया, ठीक है। नाउ अब शुरू करते हैं बेटा हम लोग एक्चुअल में रेक्टिफायर, ठीक है। अभी तो बिहेवियर हम समझे, ठीक है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब यही बात हो रही है, कौन सी, ये वाली, ये हाफ वेव रेक्टिफायर ही तो है, कहाँ गया बेटा, ये वाला, ठीक है ना। इसने फुल साइकिल में से खाली आधा आधा साइकिल दिया, बट इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो समझते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर किसको बोलते हैं बेटा, आपको सिंगल डायोड को, किसको बोलते हैं, सिंगल डायोड को, सही है। बहुत सारे डेरिवेशन करने वाले, अच्छे अच्छे सवाल करने वाले, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए हमें एसी से क्या करना है बेटा, डीसी बनाना है। तो सबसे पहले जो हम इनपुट लेते हैं, देखो ये एसी सोर्स है, ऐसे ऐसा लगा है मतलब एसी सोर्स है, हम क्या करते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मर ले लेते हैं, सिंपल सा ट्रांसफॉर्मर। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं आएगा कि ये ट्रांसफॉर्मर डिनोट करने का बस तरीका है, सही बेटा। ये ट्रांसफॉर्मर को जस्ट डिनोट करने का क्या है बेटा, तरीका है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसी सोर्स है, ये एक ट्रांसफॉर्मर हमने लगाया, ये इसका प्राइमरी होगा, ठीक है। ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और ये आपका सेकेंडरी कॉइल होगा, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, इससे हम इनपुट ले रहे हैं, ये इनपुट देने का तरीका है। हम क्या करते हैं बेटा कि इसमें एक डायोड लगा देते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, एक क्या लगा देते हैं, डायोड, एक ही डायोड, ठीक है। और फिर हम ऐसे करके यहां पर आउटपुट लेते हैं, ये भी समझना जरूरी है, इसको हम लोग लोड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, लोड। मतलब हमें आउटपुट यही है, हमारे लिए आउटपुट यही है, ये आउटपुट है, ठीक है। तो इसमें अगर करंट क्या है बेटा, आई, तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, आई इंटू आर एल, ध्यान से समझिएगा, आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, आई इंटू आर एल, ठीक। अब ध्यान से मेरा बात समझिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको समझना पड़ेगा, हाफ समझ में आ जाएगा, फुल अपने आप समझ में आ जाएगा, फिर ब्रिज रेक्टिफायर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। अब सोचो इसको इनपुट क्या देंगे, इनपुट देने वाले हम एसी, इनपुट क्या देने वाले बेटा, एसी। कैसा एसी देने वाले हैं, साइनोसॉइडल। तो ये आपका इनपुट हुआ, सही है, आगे अपना चलता रहेगा। इसका इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, सही बेटा। इनपुट करंट या इनपुट वोल्टेज कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, यहाँ वोल्टेज भी हो सकता है, मतलब आप चाहो तो वोल्टेज भी ले सकते हो, ठीक है बेटा। तो हम एसी इनपुट दे रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं बेटा, एसी, ठीक है। अब इसका समझिएगा कि ये इसका पॉजिटिव साइकिल हुआ और ये इसका निगेटिव, सॉरी ये भी आपका पॉजिटिव साइकिल हुआ और ये आपका निगेटिव साइकिल हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, कि पहला साइकिल में अगर मैं इसको मानूं माइनस तो इसको क्या मानूंगा, प्लस। तो ध्यान से देखिए कि यहां पर आपको दिखाई देगा बेटा कि एक्चुअल में पॉजिटिव साइकिल में, जो पॉजिटिव साइकिल है इसमें आपको ध्यान से ध्यान दोगे तो क्या दिखा देगा बेटा कि डायोड आपका फॉरवर्ड बेस में है, मतलब यहां पर आपका कंडक्शन होगा, जो अभी हमने आपको पढ़ाया, कंडक्शन होगा, ठीक है बेटा। और निगेटिव साइकिल में अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा पॉजिटिव साइकिल में कैसे होगा, पॉजिटिव साइकिल में करंट यहां से जाएगी आई ऐसे, और इसको आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव साइकिल में करंट जाएगी, कंडक्ट करेगा, तो ऐसे जाएगी और ये आके ऐसे ऐसे ये हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, ठीक है बेटा। खाली पॉजिटिव साइकिल में करंट जाएगा, बात समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट कैसे जाएगा, इस डायोड के थ्रू जाएगा, पॉजिटिव साइकिल में ऐसे जाके ऐसे आएगा, ठीक है बेटा। पॉजिटिव साइकिल में करंट जाएगा तो आउटपुट हमें मिलेगा आई इंटू आर, और आई की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए, आई साइन ओमेगा टी। तो पॉजिटिव साइकिल में जो आउटपुट करंट आएगा, सुनना,
जो आउटपुट करंट आएगा, आउटपुट, ठीक है ना बेटा, इसको मैं आई डैश बोल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई डैश बोल देता हूँ, ये आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, ठीक है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में वो पूरा करंट पास करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं निगेटिव साइकिल का, ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं निगेटिव साइकिल का, तो आपको दिखाई दिया होगा कि निगेटिव साइकिल में डायोड आपका क्या है बेटा, रिवर्स बायस है। क्या है? रिवर्स बायस है, मतलब इस केस में नो कंडक्शन, ठीक है, मतलब करंट आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। करंट कितना मिलेगा, जीरो। समझिएगा, मतलब हमारे लिए ये पॉजिटिव साइकिल में करंट पास करेगा, ठीक है, निगेटिव साइकिल में हमें कोई करंट पास नहीं करेगा। तो आप सोच के बताइए यहां से कि आई डैश, ठीक है ना, इंटू टी, तो आउटपुट करंट क्या मिलेगा, ठीक है बेटा। आउटपुट करंट आपका जो मिला आई डैश, अब ध्यान से समझिएगा, आई डैश की वैल्यू होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। कहां से कहां, टाइम जब जीरो से, ठीक है ना, इस बार नीट में सवाल भी आ गया था इससे, जीरो से टी बाई टू, ठीक है, और जीरो होगा टी बाई टू से टी तक। बात समझ में क्या? तो कोई पूछता है कि आउटपुट करंट कब मिलेगा, तो जीरो से टी बाई टू तक, उसके बाद नहीं मिलेगा। मतलब जो आउटपुट वेवफॉर्म आएगा बेटा, वो कैसा आएगा, खाली पॉजिटिव साइकिल आएगा, ठीक है, खाली कैसा आएगा, पॉजिटिव साइकिल। अच्छा, इसकी पीक वैल्यू उतनी होगी जितना उसका पीक वैल्यू था। चलिए मैं भी नहीं, आई नॉट ही ले रहा हूं, तो आई नॉट आएगा। सही है, ये बात समझ में आया क्या बेटा? अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। इसको बेटा आउटपुट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटपुट, या एक और चीज बोलते हैं रिपल। ध्यान रखिएगा वर्ड, रिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिपल, वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इनपुट का टाइम पीरियड टी था, फ्रीक्वेंसी एफ था, टाइम पीरियड कितना था बेटा, टी था, और फ्रीक्वेंसी एफ था, तो कितना लोग को समझ में कि इसका भी तो टाइम पीरियड चेंज ही नहीं हुआ, इसका भी टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ, मतलब इसका टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम। क्लियर है बेटा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम। तो हमें समझ में आया कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जब हम एसी देते हैं तो आधा साइकिल हमें मिलता है, ठीक है, और आधा साइकिल में टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ये सवाल आ चुका है, ठीक है, कि अगर आपका इनपुट, अगर यहां पर मैं बोलूं कि इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर आपका 40 हर्ट्ज है, ठीक है, इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर आपका 40 हर्ट्ज है, तो बेटा इसका मतलब क्लियर है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी कितना होगा, 40 हर्ट्ज होगा। मतलब ना टाइम पीरियड चेंज होने वाला है, ना फ्रीक्वेंसी, ना ओमेगा, ठीक है। बट आप काम कैसे करता है आप समझ गए होंगे, इसको हम लोग ट्रांसफार्मर एक्स आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका कहानी किसका बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर का। सही है, ये कहानी किसका हुआ, आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का। सही है, अब आपको इसमें समझ में आना चाहिए कि हुआ क्या, ठीक है, पूरा कहानी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में यहां पर हुआ क्या है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए मेन कहानी, इनपुट एंड आउटपुट का फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सारा रिलेशन देख लिए, अब करेंगे डेरिवेशन। अब क्या करेंगे बेटा, डेरिवेशन। निगेटिव साइकिल में काम ही नहीं करेगा, खाली पॉजिटिव साइकिल में आपको करंट मिलेगा, ठीक है। अब ये करंट जो मिला हमें कैसा मिला, ये मिला हमें वेरिएबल डीसी, यूनिडायरेक्शनल मिला, तो कैसा मिला, वेरिएबल डीसी। अब सुनिए बेटा, सबसे पहले जब वेरिएबल डीसी मिला तो हम सबसे पहले निकालेंगे एवरेज वैल्यू, एवरेज डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलूं या करंट, समझ में, एवरेज वैल्यू बोलूं या डीसी वैल्यू बोलूं, दोनों का मतलब क्या है बेटा, सेम। वर्डिंग समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि एवरेज करंट का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है आई इंटू डी टी बाई डी टी। सही बेटा, आई इंटू डी टी बाई डी टी। अब यहां पर बच्चे जो गलती करते हैं उस पे आते हैं। आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन कितना लोग को दिख रहा है कि करंट हमें टी बाई टू तक ही मिलेगा, तो इंटू करेंगे डी टी, और नीचे बेटा क्या करेंगे, नीचे जो आएगा आपका पता ही है क्या आएगा, डी टी, और इसको लिमिट कहां से कहां, जीरो से टी, नीचे डी टी तो जीरो से टी, यहां पर मैं टी बाई टू ही क्यों लिया, क्योंकि टी बाई टू से टी तक तो करंट ही नहीं है, ठीक है। अभी अभी हम आपको बताए, ठीक है ना, कुछ देर पहले, प्लीज ध्यान से सुनिए, कुछ देर पहले आपको हमने बताया कि ये जो है इसमें से आई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है हाफ साइकिल में, ये आता है बेटा टी बाई पाई, ठीक है,
और यहाँ से ध्यान से देखो तो ये dt का इंटीग्रेशन भी t आएगा, t से t कैंसल हो जाएगा, और इस केस में हमें जो आई एवरेज मिलेगा ये मिलेगा आई नॉट, मतलब पीक वैल्यू बाई पाई। कितना मिलेगा बच्चों? पीक वैल्यू बाई पाई। या सिमिलरली हम बोल सकते हैं, समझिएगा, करंट से तो कम ही बात करते हैं, वी एवरेज इक्वल टू जो हमें मिलेगा वो मिलेगा बेटा आपका वी नॉट बाई पाई, और इसी को हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम इसी को बोलते हैं बेटा वी डी सी बी। तो आई डी सी अगर बोलेगा तो ये आपका हो जाएगा बेटा आई नॉट बाई पाई। समझ में? आपको एकदम ही डिफिनीशन समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहां से मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेता हूं, ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये आपका आ गया ये, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहां से हम क्या बोले कि आई एवरेज बोलूं और आई डी सी बोलूं, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? आई नॉट बाई पाई फॉर व्हाट? हाफ वेव रेक्टिफायर। किसके लिए बेटा? हाफ वेव रेक्टिफायर। या हम लोग सिमिलरली ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिमिलरली ये भी बोल सकते हैं कि जो भी एवरेज आएगा और वी डी सी जो आएगा ये आएगा वी नॉट बाई पाई। कितना आएगा बेटा? वी नॉट बाई पाई। तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट या डीसी वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। डेरिवेशन इसका ऐसे होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज एंड करंट इसलिए लिखेंगे, वोल्टेज पता है तो करंट भी पता है, ठीक है बेटा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले आई आरएमएस निकालेंगे। तो बेटा जो आई आरएमएस निकालेंगे, ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि रूट अंडर, ठीक है, आपको ध्यान होगा तो रूट अंडर आई स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। सही है, डिवाइडेड बाई डी टी। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा बच्चों? कितना लोगों को समझ में कि आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, जीरो से टी बाई टू। वाई यू आर टेकिंग जीरो से टी बाई टू? जीरो से टी बाई टू इसलिए ले रहे हैं बेटा कि आपका करंट जीरो से टी बाई टू तक ही है, अपॉन डी टी, और डी टी जीरो से टी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा अगर कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा है तो हमने जो बताया उसको ध्यान दो, तो ये आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर। सही है, इसका वैल्यू हमने आपको बताया था कि आता है बेटा टी बाई फोर डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कैंसल। तो आप देख सकते हो कि जो आई आरएमएस आया वो डायरेक्टली आया आई नॉट बाई टू, आई नॉट बाई टू। तो बेटा जो आई आरएमएस आता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, ये कितना आता है? आई नॉट बाई टू। और सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, बताइए? ये सब फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट बाई टू। ये किसके लिए? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू या आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। और हमें यह भी समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी जो होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं बेटा फॉर्म फैक्टर। तो जो फॉर्म फैक्टर होता है इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस टू एवरेज वैल्यू, ठीक है, आरएमएस टू एवरेज वैल्यू किसी का भी ले लो। तो जो फॉर्म फैक्टर को हम डिनोट करेंगे एफ से, ये एक्चुअली में होगा बेटा आपका आई आरएमएस डिवाइडेड बाई आई डी सी, ठीक है, या इसी को हम बोल सकते हैं आई एवरेज, ठीक है बेटा। अब हमें पता है कि हाफ वेव में जो आई आरएमएस आता है हमने अभी अभी बताया आई नॉट बाई टू आता है, और एवरेज जो आता है ये आई नॉट बाई पाई आता है। तो आप देख सकते हो कि जो फॉर्म फैक्टर आया ये पाई बाई टू आया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो फॉर्म फैक्टर आता है ये पाई बाई टू आता है या 1.57 आता है। क्लियर है? तो ये भी पता होना चाहिए, और ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है बेटा। ये कैसी वैल्यू है? फिक्स। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर है तो उसका फॉर्म फैक्टर जो होगा बेटा वो होगा कितना? 1.57। कितना होगा बेटा? 1.57 है पाई बाई टू। नेक्स्ट बेटा हम डेरिवेशन करने वाले हैं रिपल फैक्टर का, ठीक है। अब ये रिपल फैक्टर क्या होता है ध्यान से समझिएगा। एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट बाई आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, ठीक है। एक्चुअल में यहां पर थोड़ा हमें रिपल फैक्टर का डिफिनीशन करना होगा। ए लोअर रिपल फैक्टर मींस बेटर डीसी क्वालिटी, ठीक है। मतलब
रिपल फैक्टर जो होता है बेटा, इसको समझिए कि इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे ऐसे। रिपल फैक्टर जो होता है, ध्यान से समझिएगा, ये होता है एक्चुअली में यहाँ एसी नहीं, क्या ही बोले, एवरेज एसी डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट बाई आरएमएस वैल्यू, नहीं नहीं, ये डिफिनीशन इसका थोड़ा गड़बड़ है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, तो आपके लिए इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ आप, ठीक है, इसको कुछ देर के लिए आप भूल जाओ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नहीं। तो रिपल फैक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बताता है एक्चुअल में जब आउटपुट आता है ना, जब आउटपुट आपका आता है उसमें ऐसा होता है कि सिर्फ बच्चों को लगता है कि एसी डीसी होगा, डीसी नहीं है, उसमें एसी का भी कंपोनेंट होता है। तो जो ये आउटपुट आया, जो अभी हमने आउटपुट निकाला, ध्यान से समझिएगा, इस आउटपुट में एक्चुअल में, सॉरी, ठीक है ना, एक्चुअल में कहानी ऐसा है कि इस आउटपुट में एक्चुअल में एसी भी है प्लस डीसी भी है, दोनों कंपोनेंट रहता है। क्लियर क्या बेटा, एसी भी है और डीसी भी है, दोनों कंपोनेंट रहता है। तो रिपल फैक्टर बताता है कि एक्चुअल में कितना एसी और कितना डीसी है, ठीक है। रिपल फैक्टर क्या बताता है, कितना एसी और कितना डीसी है। तो ये जो होता है रिपल फैक्टर, ये नथिंग बट ये होता है आई एसी डिवाइडेड बाई आई डीसी। सुनते जाइएगा। अब जो आई एसी होता है, ठीक है ना, ये होता है रूट अंडर आई आरएमएस का, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस आई डीसी का होल स्क्वायर बाई आई डीसी। अगर ध्यान से समझ पा रहे हो तो इसको हम लिख सकते हैं आई आरएमएस बाई आई डीसी का होल स्क्वायर -1। तो आपको रिपल फैक्टर का फॉर्मूला जो मिलेगा, आई आरएमएस बाई आई डीसी का स्क्वायर का -1, या अगर तुम समझदारी से चीजों को समझ रहे हो तो यही तुम्हारा फॉर्म फैक्टर है। तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है। और अभी अभी हमने फॉर्म फैक्टर निकाला, तो अगर फॉर्म फैक्टर की वैल्यू रख दें तो ये कितना आएगा बेटा, पाई स्क्वायर बाई 4, सॉरी, -1। तो ये करीब करीब 10 आएगा, 10/4 करेगा तो 2.5 आएगा। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.21। कितना आता है बेटा, 1.21। और ये भी वैल्यू कैसी है, फिक्स्ड, सही है। तो कोई पूछे कि बताइए रिपल फैक्टर कितना होता है, तो रिपल फैक्टर 1.21 होता है। और ये रिपल फैक्टर जितना कम होगा उतना अच्छा क्या होगा, रेक्टिफायर, इसका रिपल फैक्टर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो रेक्टिफायर है हाफ वेव, ये बैड रेक्टिफायर है। समझ में आया बच्चों, ये बैड रेक्टिफायर है। रिपल फैक्टर क्या बता रहा है, कितना एसी है, हम तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब एसी को जब डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका एसी बहुत ही कम होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। तो जितना ज्यादा रिपल फैक्टर है उतना ज्यादा एसी है, मतलब उतना बेकार है। हमें क्या चाहिए, लोअर रिपल फैक्टर चाहिए। बात समझ में आ गया बेटा। तो हमने पहले पढ़ा आई एवरेज, आई डीसी, बी एवरेज, वी डीसी, आरएमएस वैल्यू देखा, फॉर्म फैक्टर देखा, उसके बाद हमने रिपल फैक्टर देखा। नाउ बेटा हम बात करेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज का। क्या बात करेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज का। पीक इनवर्स वोल्टेज मतलब ऐसे समझिए कि मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज डायोड मस्ट बी विटस्टोन। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो वी नॉट के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है बेटा, वी नॉट के बराबर होता है। क्यों होता है, अगर ये भी जानना है तो समझिए कि जब हम ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, तो एक्चुअल में इसके क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल किसके बराबर आ सकता है, वीएम के बराबर आ सकता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है ना, मतलब वो वीएम के बराबर होगा, ठीक है। टाइम नहीं देते हैं उस पर ज्यादा, बस याद रखिए कि वीएम के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इफिशियंसी की, ठीक है। तो इफिशियंसी मतलब आउटपुट बाई क्या होता है, इनपुट, ठीक है। अब यहां पर आउटपुट बाई इनपुट होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर समझ पा रहे हो तो इनपुट क्या है, एसी, और आउटपुट क्या है, डीसी। तो मतलब अगर हमें इफिशियंसी निकालना है तो डीसी पावर बाई एसी पावर। अब इंटरेस्टिंग चीज है, डीसी पावर बाई एसी पावर। अब इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनिएगा कि जब हम डीसी पावर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई डीसी का स्क्वायर आर एल, ठीक है। क्योंकि हमें आउटपुट तो लोड के अक्रॉस मिल रहा है, समझिएगा, आउटपुट हमें कहां मिल रहा है बच्चों, लोड के अक्रॉस मिल रहा है। तो यहां पर हमें आउटपुट पावर मिलेगा कि नहीं, तो आउटपुट पावर क्या लिखेंगे हम, आई स्क्वायर आर एल, ठीक है। आई स्क्वायर क्या लिखेंगे, आर एल। तो ये आउटपुट पावर है, बट इनपुट पावर क्या होगा, ठीक है। इनपुट पावर होगा बेटा आपका जो एसी,
इसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाई IRMS। अगर आपको पता नहीं है तो आप पता कीजिए कि AC पावर जब भी लिखते हैं क्या लिखते हैं बेटा, IRMS लिखते हैं, IRMS का R, लेकिन इस केस में RL प्लस RF लेंगे। यहां RF क्यों लेंगे अब समझिएगा। हो सकता है, देखो ये बहुत ही बच्चे नहीं जानते कि ये फॉर्मूला भी होता है, रट लेते हैं, ठीक। एक्चुअल में आउटपुट तो RL के, तो I² RL, और ये I कौन सा है, DC वाला, ठीक। अब समझिएगा इनपुट में कितने, इसका भी तो रेजिस्टेंस RF हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में हम जो करंट दे रहे हैं, करंट कितना आएगा, ये आपका सेकेंडरी का आउट मतलब वोल्टेज हो गया या करंट हो गया, इसमें से जो जा रहा है कौन जा रहा है, IRMS। तो ये IRMS का स्क्वायर इंटू RF प्लस RL लेंगे। बात समझ में आ गया बेटा, ये हम लेंगे, ठीक। तो आउटपुट जो आएगा समझिएगा, ये आएगा IRMS का स्क्वायर RL बाई RF। अब मुझे बताइए IDC बाई RMS क्या होता है। IRMS बाई IDC आपको हमने पढ़ाया अभी कुछ देर पहले, आई कहा गया बेटा, ये वाला IRMS बाई IDC क्या होता है, फॉर्म फैक्टर। तो कितना लोगों को समझ में है कि वो फॉर्म फैक्टर का उल्टा है, 1 बाई फॉर्म फैक्टर है। मतलब इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं F बाई 1 बाई F। मतलब ध्यान से देखो तो यहां से हमारा जो इफिशियंसी निकल गया बच्चों, ठीक है, कितना आया, ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, IDC बाई IRMS का होल स्क्वायर इनटू, समझिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, इनटू, ठीक, 1 बाई 1 प्लस RF बाई RL, दिस इज द एक्चुअल इफिशियंसी। और यहां पर तुम्हें पता है कि IDC बाई IRMS क्या होगा, आपको पहले से पता है, ठीक है। IRMS बाई IDC क्या होता है, F कितना होता है, पाई बाई 2, तो मतलब ये होगा 2 बाई पाई, मतलब इसके जगह हम लिख सकते हैं 4 बाई पाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू 1 बाई 1 प्लस RF बाई RL। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इफिशियंसी। और 4 बाई पाई स्क्वायर करीब करीब 10, तो ये आएगा 41 इंटू 1 प्लस RF बाई RL, ठीक है। दिस इज द इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला, ठीक है ना बेटा, दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला, ठीक है ना बेटा, ये आपका फॉर्मूला ओरिजिनल है, ठीक है। 0.41 इंटू आपका जो भी है 1 बाई 1 प्लस RF बाई RL। अब इस केस में हम लोग लेते हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक। केस 1 जो कि जनरली होता है, अगर बेटा RL मच मच ग्रेटर देन क्या हो जाए, RF, जो कि जनरली यही होता है, सही है। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम इफिशियंसी इक्वल टू लिख सकते हैं 0.41 इंटू 1 बाई 1 प्लस 0, ठीक है। मतलब उस केस में इफिशियंसी जो आएगा 0.41 आएगा। और अगर हम परसेंटेज इफिशियंसी का बात करें तो ये आ जाएगा बेटा 41%। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का अप्रॉक्स क्या होता है बेटा, इफिशियंसी 0 मतलब 41 या 41% होता है, जो कि बहुत ही बैड है, वेरी बैड, ठीक है ना। अच्छा इफिशियंसी कहाँ है, 50% से भी कम है, ठीक है। इसका केस 2 भी ले सकते हो बेटा, केस 2 भी ले सकते हो। केस 2 में क्या कर सकते हो बताओ, केस 2 में अगर RF RL से बहुत बड़ा हो, ठीक है, RF बहुत RL से क्या हो, बड़ा हो, तो इफिशियंसी और कम हो जाएगा। छोड़ो केस क्या पढ़ना है, यही पढ़ लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। मतलब केस वेस क्या पढ़ना है, मतलब यही कि अगर स्पेशल केस बोल लो इसको, ठीक। तो अगर कहीं RF RL नहीं दिया हुआ तो डायरेक्टली आप हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना बोलोगे, 40 कितना बेटा 1%, ठीक है। अच्छा हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया। अगर हम इसका समरी का बात करें तो क्या क्या हमने सीखा, पहला चीज सीखा कि अगर कोई IDC पूछे तो ये कितना होगा, I0 बाई पाई, और VDC पूछे तो कितना होगा, V0 बाई पाई। क्लियर बेटा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे मैं आपका डेरिवेशन करने वाला नहीं हूं। दूसरा चीज आपसे क्या पूछा जा सकता है बेटा, आपसे पूछा जा सकता है IRMS। तो IRMS कितना होता है बेटा, I0 बाई 2, या इसी को बोलो VRMS कितना होता है, तो सर V0 बाई 2। फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट सवाल होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया, सही है।
आगे अगर हम बात करें, तीसरा चीज हमने क्या निकाला बेटा, आपका फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर कितना होता है, π/2, या इसको बोलो 1.57। तो ये फॉर्म फैक्टर होता है। ठीक है, ये पूरा समरी है फॉर्मूला का। अगर मैं बात करूं फोर्थ, तो हमने फोर्थ किसका डेरिवेशन किया बेटा, हमने किया रिपल फैक्टर का, जो कि होता है आपका फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, जो कितना आया 1.21, जो कि बहुत ही बुरा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका फॉर्म फैक्टर के बाद रिपल फैक्टर। और पांचवा हमने क्या निकाला बेटा, आपका पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या निकाला, चौथा ये हो गया, पांचवा क्या निकाला, पीक इनवर्स वोल्टेज, जो कितना है बेटा आपका Vm के बराबर है या V0 के बराबर। सही है। और लास्ट में हमने निकाला बेटा आपका इफिशियंसी। ठीक है, तो इफिशियंसी कितना है बेटा, फॉर्मूला बताइए। इफिशियंसी जो आ गया, ये आ गया, ठीक है, 0.41 1/RL प्लस RF, या अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट, 0.41। क्लियर है, तो ये आपका इफिशियंसी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और हमने आपका डेरिवेशन सब कुछ कर दिया। ठीक है, अब हाफ वेव रेक्टिफायर पे सवाल देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सवाल भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक सिंपल सवाल है जहां कैलकुलेशन पूछा जा सकता है। अब इस सवाल में क्या बोल रहे हैं कि भैया, एक ही सवाल में सब कंप्लीट हो जाएगा कि ये इनपुट वोल्टेज है हाफ वेव रेक्टिफायर का। सही है, तो आपसे पूछे रिपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इनपुट में क्या क्या है पहले आपको लिखना होगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो थोड़ा अच्छे बच्चे की तरह क्या कर लो, इनपुट में जो जो दिया हुआ लिख लो। सही है, कि इनपुट में भैया हमें क्या क्या दिए हो आप। तो इनपुट का अगर हम बात कर लें, ठीक है बेटा, अगर हम इनपुट का बात कर लें तो बहुत अच्छा होगा। तो इनपुट में बताइए, अच्छा V0 मतलब समझ में आना चाहिए कि वो पीक वोल्टेज है। ठीक है ना, ये भी लोगों को नहीं समझ में आएगा तो क्या ही करेंगे। ठीक है, वोल्टेज है, तो बताइए V0 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट। बहुत बढ़िया, पहला चीज हमें मिला। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है बेटा, ओमेगा टी। तो ओमेगा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है 100 पाई। अच्छा ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 πf इक्वल टू 100 पाई। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी कितना लोग को दिखा कि 50 हर्ट्ज दिया है इनपुट में। कहां पे बेटा, इनपुट में। तो हम इनपुट वाला बातें लिख लिए। ठीक, अब हमसे जो पूछ रहे हैं वो देखेंगे, आउटपुट में क्या क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, हमें आउटपुट में क्या क्या पूछ रहे हैं। पहला पार्ट में क्या पूछे हैं, रिपल फ्रीक्वेंसी मतलब आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगा वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा। तो आंसर कितना हो गया, 50 हर्ट्ज। चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता है, क्योंकि भैया आपके पास क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो ये चेंज नहीं होगा, पहला चीज। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहे हैं, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। एवरेज आउटपुट वोल्टेज आपको पता है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो कितना होता है, V0/पाई। V0 कितना है अपने पास, 100/पाई। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हमें एवरेज वोल्टेज मिल गया। कितना मिल गया बेटा, एवरेज वोल्टेज मिल गया। ठीक है, तीसरा चीज हमसे पूछ रहे हैं आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। तो भी आरएमएस अगर हमसे पूछे वो, ठीक है, देखो कितना मजा आता है करने में। ठीक है, भी आरएमएस अगर हमसे पूछे हो तो हम क्या लिखेंगे, V0/2, हाफ वेव रेक्टिफायर है, मतलब 100/2, मतलब कितना आ गया बेटा, 50 वोल्ट। सही है, कितना आ गया, 50 वोल्ट। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। नाउ तीसरा के बाद चौथा चीज क्या पूछे, फॉर्म फैक्टर। तो ये सब तो हमें बताना ही नहीं है, फॉर्म फैक्टर तो निकालना ही नहीं है। हमें पता है कि फॉर्म फैक्टर कितना आएगा, π/2 या 1.57, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं बेटा, आपके पास रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर हमें पता है कि 1.21 आएगा। ठीक है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर है। और फाइनली हमें इफिशियंसी पूछ रहे हैं और कुछ बोले नहीं है, तो कितना परसेंट, 41%। ये सब कुछ आ गया। हाँ, अगर RF RL दे देगा तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये सवाल देखिए, यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। बताइए ये कौन सा है, हाफ वेव रेक्टिफायर है कि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो कितना लोगों को समझ में कि इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम। इनपुट कितना है 60, तो आउटपुट भी कितना आ जाएगा 60। सॉल्व ही नहीं करना है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए एक सवाल पूछा गया है, इन ए पीएन जंक्शन डायोड ए स्क्वायर वेव। तो अगर सबसे पहले इसको ध्यान से आप देखोगे तो आपको दिखाई देना चाहिए कि ये बेटा आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है। कैसा है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। क्लियर क्या बेटा, अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अपने पास एसी है।
ठीक है। अब ये सिर्फ किसको पास करेगा, पॉजिटिव साइकिल को, ठीक। तो जो आउटपुट आएगा खाली पॉजिटिव साइकिल आएगा, मतलब जो भी होगा आउटपुट में सिर्फ क्या दिखेगा तुम्हें, निगेटिव नहीं दिखेगा, सिर्फ क्या दिखेगा, पॉजिटिव, ठीक। तो पॉजिटिव साइकिल खाली मिलेगा, सही है। तो पॉजिटिव साइकिल खाली मिलेगा, मतलब यहां पर जो आंसर होगा, अच्छा ये भी हम पहले बता चुके हैं कि अगर इसका पिक कितना है 5, तो इसका भी पिक कितना होगा 5, तो खाली पॉजिटिव साइकिल 5 वोल्ट वाला मिलेगा। तो 10 वोल्ट वाले तो ऐसे ही खत्म हो गए, ठीक, ये दोनों। तो पॉजिटिव साइकिल ऑफ 5 वोल्ट, तो आंसर क्या आ गया, फोर्थ। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, पहचानने आना चाहिए, एक डायोड है और एक रेजिस्टेंस है, ये लोड वाला, ठीक है। यहां से एसी दे रहे हैं, वो जरूरी थोड़े है कि वो बनाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा, फुल वेव रेक्टिफायर करने से पहले एक मैं अपने तरफ से एक सवाल ऐसा पूछ दिया, मान लो, ठीक है बेटा, समझिएगा कि मतलब यहां पर दो सवाल मैं कराना चाहूंगा। एक तो ऐसे ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, और यहां एक डायोड दे देते हैं, और ये आपका रेजिस्टेंस है, समझिएगा, ठीक है। और यहां बोल देंगे कि चलो इनपुट आपका 220 वोल्ट है, और ऐसे बोल देंगे कि आरएमएस है, सही है। और ये आरएल बोल देंगे, या इसको एक्चुअली में हम ये कराना चाह रहे थे, सॉरी, मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती, ध्यान से सुनना, मेरे दिमाग में क्या ही आ गया, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। ये क्या बोले कि यहां हमने एसी दिया, इनपुट क्या दिया, एसी, और इन्होंने साइनोसॉइडल बना दिया, समझिएगा। और इस बार इन्होंने क्या किया कि डायोड नीचे जोड़ दिया, ठीक है, डायोड क्या जोड़ दिया नीचे, और ये कर दिया, सही है। देन फाइंड आउटपुट वेव फॉर्म, सही, ये सवाल है, ठीक है बेटा। तो आपको समझना होगा कि ये भी जो है, ठीक है ना, तो इसका आंसर नहीं है कि ये क्या करेगा कि एक्चुअल में पॉजिटिव साइकिल है तो ये माइनस और ये प्लस, फिर ये माइनस और ये प्लस, तो इस केस में ये क्या करेगा कि पॉजिटिव साइकिल को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो आपका इसका आंसर जो होगा ये है हाफ वेव रेक्टिफायर, लेकिन ये सिर्फ तुम्हें कौन सा साइकिल देगा, निगेटिव, कौन सा साइकिल देगा, निगेटिव। अगर ऊपर लगा था तो पहले पॉजिटिव को पास करता था, अब पॉजिटिव में ये तो रिवर्स बायस है, मतलब अगर ध्यान से देखो तो पॉजिटिव साइकिल में ये कैसा है, रिवर्स बायस है, सही है। और निगेटिव साइकिल में ये क्या है बेटा, आपका फॉरवर्ड बायस है। तो ये पास जो करेगा सिर्फ निगेटिव को करेगा। तो कितना लोगों को समझ में आया कि इस केस में जो आउटपुट आएगा वो खाली निगेटिव साइकिल आएगा, मतलब ये ठीक है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है डायोड को ऊपर नीचे ऐसे कुछ कुछ करके, ठीक है। और सुनिए, और सुनिए ध्यान से, एक और फेमस सवाल है इसका, आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पे, बट एक और फेमस सवाल है, सुनिएगा क्या है, ठीक है। इस केस में क्या करते हैं कि आपको ऐसे एसी सोर्स दे देंगे, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम कि यही वाला इनपुट ऐसा, सही है। और इस बार रेजिस्टेंस यहां निकाल देंगे और यहां पर एक डायोड लगा देंगे, ठीक है। ये बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना, जेई मेन में भी आए ऐसे। और अब बोलेंगे कि आउटपुट यहां लो, ठीक। तो आउटपुट तो मुझे पता है कि आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा, अब डायोड, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है ना। अब यहां पूछ गया कि आउटपुट वेवफॉर्म बताइए, ठीक है ना। आउटपुट ऐसे बोल देते हैं, कभी कभी ये बदमाशी ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको ऐसे ग्राउंड कर देंगे और इसको लिख देंगे वी नॉट, तो आउटपुट बताइए। तो इसमें हमें आउटपुट वेवफॉर्म बताना है। तो बेटा आउटपुट जो आएगा, पहले बात समझिए, जो आउटपुट आएगा वो आएगा आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, सही है। अरे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आई इंटू रेजिस्टेंस इंटू डायोड। अब ध्यान से समझिए कि यहां पर पॉजिटिव साइकिल में, सही है, पॉजिटिव साइकिल में डायोड जो है वो फॉरवर्ड बेस है। अब पॉजिटिव साइकिल में डायोड अगर फॉरवर्ड बेस है तो बताइए हम लोग आइडियल का आर फॉरवर्ड कितना मानते हैं, मतलब रेजिस्टेंस जीरो होगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो, खत्म। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। और सेकेंड केस का अगर हम बात करें बच्चों, तो आप सोचिए कि निगेटिव साइकिल में क्या होगा, निगेटिव साइकिल में क्या होगा, ठीक, निगेटिव साइकिल में आपका डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। और इस केस में रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, रिवर्स में कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, मतलब ये वाला ओपन सर्किट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, आपका
ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो इस केस में जितना आउटपुट वोल्टेज आएगा वो किसके बराबर आएगा, इनपुट के बराबर आएगा, क्योंकि ये तो ओपन हो गया। ओपन हो गया मतलब यहां और यहां का वोल्टेज ये पैरेलल में आ गया कि नहीं, तो दोनों का सेम होगा क्योंकि करंट नहीं बह रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा होगा, क्योंकि इसमें करंट ही क्या हो गया, रिवर्स में जीरो हो गया, मतलब ये दोनों पैरेलल में आ गए, मतलब इन आउटपुट वोल्टेज इनपुट के बराबर होगा। मतलब इन दिस केस जो आपका आउटपुट वेवफॉर्म आएगा वो सिर्फ कौन सा साइकिल आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, सिर्फ कौन सा आएगा, निगेटिव। तो अगर लोड की जगह डायोड आ गया तो आपका जो आएगा आंसर, इसमें भी सिर्फ आंसर क्या आएगा, निगेटिव साइकिल। लेकिन हमें लग रहा था कि भैया ये तो क्या है, रेक्टिफायर है, तो पॉजिटिव साइकिल आना चाहिए, जबकि डायोड के क्रॉस पूछा है कि ना कि लोड के क्रॉस। ठीक है, तो ये दो सवाल है। ठीक है, और भी एक जेई मैंने भी सवाल पूछा है, आएंगे उस पर। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप का होता है, एक सेंटर टैप और एक होता है बेटा आपका कौन सा, ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है ना, ये कैसा होता है, तो ये एकदम सिमिलर होता है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसका वर्किंग में अच्छा से समझाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही हम एसी इनपुट लेंगे अगेन विद द ट्रांसफॉर्मर, बट ये जो ट्रांसफॉर्मर होगा ये सेंटर टैप होगा। अब ये सेंटर टैप मतलब आपको मैं बता रहा हूं क्या है, कि एक्चुअल में इसका ग्राउंड जो है एक्चुअल में हम लोग यहां मानेंगे, ये सेंटर टैप होगा। और इस केस में हम लोग बेटा डायोड यूज करेंगे दो, समझिएगा वर्किंग समझाऊंगा आपको, आपको मजा आ जाएगा। D1 और एक बेटा हम लेंगे D2, दो डायोड लिया गया। ठीक है, और इस केस में जो आउटपुट लिया जाता है वो लिया जाता है बेटा, यहां RL लगाते हैं, ध्यान से सुनना, यहां RL लगाते हैं। सही है, तो अब ध्यान से मेरा बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां क्या लगाते हैं, RL, और ये सेंटर टैप है। ठीक है ना, कैसा है बेटा, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। सही है, अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां से इनपुट दे रहा हूं, आपको पता है कि इनपुट क्या देने वाला हूं, इनपुट देने वाले हम लोग एसी। ठीक है, जिसका इक्वेशन हमें पहले से मान रखे हैं, आई साइन ओमेगा टी। क्लियर है, अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, कि अगर मैं बात करूं किसका बेटा, पॉजिटिव साइकिल का, सबसे पहले अगर हम बात करें पॉजिटिव साइकिल का, इंटरेस्टिंग है यहां, पॉजिटिव साइकिल का अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका, मतलब सच बोलूं तो ये हो गया आपका जीरो, और ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस। ठीक है, कभी कभी यहां भी ग्राउंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, पॉजिटिव साइकिल। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो गया रिवर्स, वो हो गया फॉरवर्ड, मतलब D1 जो है वो होगा फॉरवर्ड बस, मतलब इसका कंडक्शन होगा, इसका कंडक्शन होगा, और जो D2 होगा बेटा ये होगा आपका रिवर्स बायस, मतलब इसका कंडक्शन नहीं होगा, सॉरी, हाँ, मतलब पॉजिटिव साइकिल में। सही है, मतलब पॉजिटिव साइकिल में क्या होने वाला है, प्यार से समझिएगा, कि इधर से करंट जाएगी और इधर को करंट आएगी, किसमें, पॉजिटिव साइकिल में। मतलब पॉजिटिव साइकिल में तुम्हें लोड के क्रॉस वोल्टेज मिला कि नहीं, बिल्कुल मिला, आउटपुट मिला, बिल्कुल मिला। ठीक है ना बेटा, आपको आउटपुट मिला किसके क्रॉस, लोड के क्रॉस, पॉजिटिव साइकिल में हमें आउटपुट मिला, बट ये आउटपुट जो मिला है ये किसके कारण मिला है, D1 के कारण मिला है। किसके कारण मिला है, D1 के कारण। अच्छा, D2 की तरफ तो करंट जाएगा नहीं, समझो कैसे करंट गया, ऐसे जाके ऐसे आया। ठीक, मतलब RL को लगा कि हमारे पास इधर से करंट आया। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा निगेटिव साइकिल में, सही है, अगर हम बात करें निगेटिव साइकिल में, सही है, तो निगेटिव साइकिल में आपका D1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा रिवर्स बयास, और ये करेगा नो कंडक्शन। सही है, और अगर मैं बात करूं D2 के बारे में तो ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बयास और ये करेगा कंडक्शन। मतलब निगेटिव साइकिल में समझिएगा, करंट इधर से जाएगा और इधर मिलेगा। अब लोड को तो करंट दोनों केस में मिला, लोड को क्या ही पता, पॉजिटिव में भी करंट आ रहा था, निगेटिव में भी आ रहा था, मतलब वो आउटपुट तो उसको निगेटिव साइकिल में भी मिला, लेकिन ये किसके कारण मिला बेटा, D2, किसके कारण मिला, D2। तो बताओ अगला किसके कारण मिलेगा, D1। सही है क्या, अगला किसके कारण मिलेगा, D1। अच्छा, इसने रेक्टिफायर दोनों साइकिल को किया, इसलिए इसका नाम क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर।
इसने रेक्टिफाई दोनों साइकिल को किया, इसलिए इसका नाम क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर। उसने आधा साइकिल को किया, इसलिए उसका नाम क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब यहां से समझने वाली बात है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग चीज जो है, अब उस पे आते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है बेटा इसमें, ठीक है ना, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर इसका टाइम पीरियड टी है और फ्रीक्वेंसी एफ है, इनपुट टाइम पीरियड टी है और फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इस केस में जो टाइम पीरियड होगा t/2 होगा और फ्रीक्वेंसी 2f होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इस केस में रिपल फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। अगर मैं बोलूं कि इनपुट फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज है, तो बेटा आपको एकदम ही क्लियर होना चाहिए कि इस केस में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आएगा वो कितना आएगा, 100 हर्ट्ज आएगा। तो ये भी सवाल आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज है कि जो आउटपुट करंट आएगा वो कैसा आएगा, ठीक है। तो आउटपुट करंट इसको दोनों केस में मिलेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, सही है। मतलब 0 से t/2 तक ये कौन देगा, d1, और आई नॉट साइन ओमेगा टी और मिलेगा, लेकिन ये t/2 से t तक ये कौन देगा, d2। तो आउटपुट करंट तो भैया दोनों केस में मिल रहा है, और ये पूरा वेव को रेक्टिफाई कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर, यूनिडायरेक्शनल बन गया। तो फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट अगर हमने दिया, ठीक है बेटा, तो आउटपुट में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। काम कैसे करता है समझ में आना चाहिए। ये भी पूछ लेते हैं कि ये वाला साइक किसके कारण आया है, ये वाला किसके कारण आया है, तो आपको समझ में आना चाहिए d1 d2 d1 के कारण आया है, क्लियर है। अगर हम बात करें अब डेरिवेशन का, तो सबसे पहले एवरेज वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो मैं लिखते जाता हूं, ठीक है ना, अब डेरिवेशन नहीं करूंगा। तो जो एवरेज वैल्यू आता है आई एवरेज, या इसी को क्या बोलते हैं, आई डी सी, ये आता है 2I0/पाई। कितना होता है बेटा, 2I0/पाई। और ऐसे ही हम बोल सकते हैं, डेरिवेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, तुम चाहो तो कर सकते हो, वहीं आएगा। सिमिलरली अगर वी एवरेज और वी डी सी का बात करें, तो ये आ जाएगा 2Vm/पाई। कितना आएगा बेटा, 2Vm/पाई। अब फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, 2Vm/पाई। नेक्स्ट डेरिवेशन हम आई आर एम एस का करेंगे, ठीक। तो ये जब हम आई आर एम एस करते हैं, ठीक है ना बेटा, तो ये आता है I0/√2। कितना आता है, I0/√2। या ऐसे ही आप बोल सकते हो कि तुम्हारा जो वी आर एम एस आता है वो कितना आता है बेटा, आपका V0/√2। कितना आता है, V0/√2, क्लियर है। अगर हम आगे बात करें, ठीक है, फॉर्म फैक्टर का, तो इसका जो फॉर्म फैक्टर आएगा, ठीक है, तो ये याद रखने के लिए बस सिंपल तरीका है कि इसका जो फॉर्म फैक्टर आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्म फैक्टर जो होता है बेटा वो क्या होता है आपका, आई आर एम एस बाई क्या, आई डी सी। आई आर एम एस इसका कितना आया, I0/√2, और ये कितना आया, 2I0/पाई, ठीक है बेटा। तो इसका फॉर्म फैक्टर जो आता है वो आ जाता है बेटा आपका π/2√2। कितना आ जाता है, π/2√2। तो इसका भी फॉर्म फैक्टर याद रखना है, π/, कितना होता है बेटा, 2√2। नेक्स्ट डेरिवेशन रिपल फैक्टर, अगेन यहां पर थोड़ा ये डिफिनीशन के साथ लोचा है, तो इस डिफिनीशन को हटाते हैं, ठीक है। पता नहीं सही भी लिखा होगा, लेकिन ठीक है, अभी हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये इसको हटाते हैं, और तुम्हें पता है कि रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या हो जाता है, आपका रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला आएगा सर, वो आएगा √f² - 1, सही है। अब इसकी वैल्यू रखने पे ये आ जाता है 0.48। बताइए रिपल फैक्टर कम हुआ कि नहीं उससे, पहले से रिपल फैक्टर कम हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर। रिपल फैक्टर अगर कम हुआ, इसका मतलब ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि ये बेटर हो गया उससे, ठीक है बेटा। अब रिपल फैक्टर के बाद अगर हम बात करें पीक इनवर्स वोल्टेज, तो इस केस में पीक इनवर्स वोल्टेज जो आएगा वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ वीएम। कितना आएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ वीएम। कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ वीएम, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इफिशियंसी का, तो इसका भी डेरिवेशन जब हम करेंगे, तो जो इफिशियंसी आएगा ये क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा, ये आता है 0.8, 1 बोल लो, 2 बोल लो, जो भी बोल लो, इनटू 1 प्लस, ठीक है ना बेटा, 1 प्लस आपका RF/RL, ठीक है, डबल आता है, सही है ना। आप समझ कर रखिए कि कितना आता है बेटा, डबल आता है फुल वेव रेक्टिफायर में। और ये अगर केस ले लें, इफ कौन सा, RL इज मच मच ग्रेटर देन क्या बेटा, RF।
आर एल इज मच मच ग्रेटर देन क्या हो जाए आर एफ, तो इफिशियंसी आ जाती है 0.81, या सिंपली अगर परसेंटेज में अगर हम बात करें तो परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू 81%। तो बताइए ये बेटर रेक्टिफायर हो गया कि नहीं? बिल्कुल बेटर हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो इसके भी फॉर्मूला का हम चाहे तो समरी लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। उसके बाद ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में बस एक बात ध्यान रखना है, इसका जो पीक इनवर्स वोल्टेज आएगा, ठीक है ना, ये पीक इनवर्स वोल्टेज इसका वी नॉट के बराबर आएगा, ठीक है ना, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में जैसे होता है। बट ऑल फॉर्मूला विल बी सेम एज फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये बात ध्यान रखिए, ठीक है बेटा, कि जितने भी फॉर्मूले हैं वो क्या होंगे, फुल वेव रेक्टिफायर जैसे ही यूज होंगे जैसे पहले होते थे। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और सुनिए ध्यान से, और ठीक है, ऑल फॉर्मूला विल बी सेम एज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना, ब्रिज में बस पीक इनवर्स वोल्टेज वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है समझते हैं। अगेन वही कहानी है कि आप एक एसी सोर्स लो, ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मर बना लो, ध्यान से सुनना, क्या बना लो, एसी सोर्स लो, ठीक है बेटा, एसी सोर्स लो ऐसे, और आप क्या बना लो, ट्रांसफॉर्मर बना लो, ठीक है। बट ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ये ट्रांसफॉर्मर है लेकिन सेंटर टैप नहीं है। और यहाँ पर हमने क्या देना है, इसको इनपुट एसी देना है, सब वही है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा कि हम 4 डायोड यूज करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिए कितने डायोड यूज करते हैं, 4, ठीक है। अब ये 4 डायोड यूज करते हैं, कैसा बनता है ये डायग्राम समझिएगा। एक डायोड हम लोग यहां लगाएंगे, एक डायोड हम लोग यहां लगाएंगे ऐसे, एक डायोड हम लोग यहां लगाएंगे, ठीक है, एक डायोड हम लोग यहां लगाएंगे ऐसे, और एक डायोड हम लोग यहां लगाएंगे ऐसे। अब इसका नामकरण कर लेते हैं, ठीक है ना, नामकरण इन द सेंस कि इसको मैं अगर D1 बोल रहा हूं, इसको D2 बोल रहा हूं, ठीक है। नामकरण कुछ भी हो सकता है बेटा, अलग अलग सवाल में अलग अलग हो सकता है, इसको D3 और इसको मैं D4 बोल रहा हूं। ध्यान रखना है कि जो लोड आता है रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड होता है इन दोनों के बीच में, सही है। ये आपका क्या हो गया बेटा, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। अब काम कैसे करता है मेन तो वही समझना है। तो अगर आप देखो कि यहाँ एसी दोगे, ठीक है, क्या दोगे बेटा, एसी दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि फुल वेव रेक्टिफायर है तो आउटपुट वही आएगा जो तुम सोच रहे हो। क्या आएगा बेटा, पूरा का पूरा पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा, ठीक है, ये आउटपुट आएगा। फुल वेव रेक्टिफायर ही तो है, तो हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल दोनों को क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा। तो फॉर्मूला भी सब सेम ही होगा, ठीक है। फॉर्मूला जब सेम ही होगा मतलब क्या क्या, अगर तुमसे कोई पूछे कि बताइए वी एवरेज क्या होगा, तो आपको पता है कि इस केस में 2Vm/पाई होगा, ठीक है। थोड़ा रिवीजन हो जाएगा फॉर्मूला का, ध्यान से सुनिए, कितना होगा बेटा, 2Vm/पाई होगा। कोई तुमसे पूछे, ठीक है, कि इस केस में सेकंड अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए Vrms क्या होगा, तो आपको पता है कि इस केस में Vm मतलब समझ में आ रहा ना, मैं Vm या V नॉट दोनों एक ही चीज को लिखता हूँ, सही है। तो ये आ जाएगा V0/√2, क्लियर बेटा। तो ये हो जाएगा आपका Vrms, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें छोटे छोटे बात कैसे बेटा, फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर कितना था, π/√2, ठीक है। रिपल फैक्टर का अगर हम बात करें तो कितना आता है, 0.48। तो ये सब भी सेम इसके लिए भी आएगा, क्लियर है क्या। और इफिशियंसी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, कहाँ लिखे कहाँ लिखे कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं, वही आएगा 0.81, सही है बेटा, करीब करीब, अगर आर एफ आर एल नहीं लोगे। इसमें क्या है ना कि 2 डायोड है, तो एक्चुअली में फॉर्मूला जो होता है ना बेटा, तो एक्चुअली में वहां पर एक छोटा सा करेक्शन ये आ जाता है कि इसको लिखना पड़ता है 0.1 इंटू 1/1+2 RF/RL, क्योंकि यहाँ पर कितना है बेटा, 2 डायोड एक बार में काम आ रहा है, तो यहाँ पर 2 आ जाता है। बट ठीक है, उतना डिटेल में हमें जानना नहीं, लेकिन 2 आ जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत जान सकते हो। अब सुनिए, अब काम कैसे करता है उस पे आते हैं जिसके लिए तुम वेट कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉजिटिव साइकिल का बात करेंगे। अब पॉजिटिव साइकिल में बच्चों आपको समझ में आ गया कि ये निगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव साइकिल में अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से देखना भी पड़ेगा, ध्यान से सुनिए, पॉजिटिव साइकिल में अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्लस, तो ये क्या हो गया, रिवर्स, और कौन सा रिवर्स हो गया, आपका ये रिवर्स हो गया, सही बेटा। तो अगर पॉजिटिव साइकिल में तुम देखोगे तो D1 क्या है, रिवर्स बायस,
आई होप ये देखने आता होगा, क्योंकि इसका निगेटिव प्लस से जुड़ गया है, ठीक है। D2 क्या है, तो D2 तो फॉरवर्ड बेस है, ठीक है। D3 क्या है, तो D3 आपका देखो ध्यान से रिवर्स बेस है। और D4 क्या है, देखो ये निगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो D4 आपका, सॉरी ये D4, सॉरी D3 आपका क्या हो गया बेटा, गलत गलत गलत। D1 क्या हुआ, रिवर्स बेस। D2 क्या हुआ आपका, फॉरवर्ड बेस। D3 भी क्या हो गया आपका बेटा, फॉरवर्ड बेस, ध्यान से समझिएगा। D3 भी क्या हो गया, फॉरवर्ड बेस। और D4 क्या हो गया बेटा, आपका रिवर्स बेस। ये समझना जरूरी है कि जैसे हमने इसको प्लस और इसको माना, तो कौन फॉरवर्ड हुआ कौन रिवर्स हुआ, मतलब पॉजिटिव साइकिल में कंडक्शन जो करेंगे यही दोनों करेंगे, सही है। तो जो हमें साइकिल मिल रहा है पॉजिटिव साइकिल में, वो कौन मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें, जो मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है बेटा, आपका D2 एंड D3। तो ये वाला साइकिल किसके कारण आया है, D2 एंड D3, अपोजिट वाले डायोड, ऐसे याद रखो, अपोजिट वाले इसके साथ। अच्छा, करंट कैसे बहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस केस में करंट यहां से गया होगा, ठीक, फिर इसमें गया होगा, फिर इसमें गया होगा, और फिर इसमें से ऐसे आया होगा। तो देखो लोड को करंट मिला कि नहीं, ये कौन सा साइकिल का बात कर रहे हैं बेटा, आपका पॉजिटिव साइकिल का, ठीक। अब निगेटिव साइकिल पे आते हैं, ठीक है ना बेटा, किस पे आते हैं आपको, निगेटिव साइकिल पे। अगर हम निगेटिव साइकिल में बात करें, ठीक है, किसका बात करें बेटा, निगेटिव साइकिल का अगर हम बात करें, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। अब D1 क्या में, निगेटिव साइकिल मतलब ये माइनस ये प्लस। अब D1 क्या में, अब D1 है आपका फॉरवर्ड बेस में, D1 फॉरवर्ड बेस, ठीक, D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड बेस। D2 रिवर्स बेस, D3 रिवर्स बेस, ठीक। और इस केस में D4 फॉरवर्ड बेस। मतलब इस केस में करंट कैसे जाएगा, ये फॉरवर्ड बेस है तो P2N जाता है, तो बेटा ये देखिए, ये निगेटिव साइकिल में इधर ये प्लस है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इधर, फिर इधर जाके इधर निकल के इधर आएगा। तो ये करंट हो गया बेटा आपका निगेटिव साइकिल में। तो निगेटिव साइकिल में कंडक्शन कौन कर रहा है, D1 एंड D4, अपोजिट वाला। तो ये जो हमें मिल रहा है, ये किसके कारण मिल रहा है, D1 एंड D4। अगला किसके साथ मिलेगा, D2 और D3। फिर किसके कारण मिलेगा, D1 एंड D4। तो ये हो गया ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, फॉर्मूला सारे सेम लगेंगे, ठीक है। चलिए, जब इतना पढ़ लिए तो कुछ डिवाइस का एक मैच दो कॉलम कर लेते हैं, ठीक, कि इसको मैच कीजिए। रेक्टिफायर यूज कहाँ होता है, ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, ए। बताइए रेक्टिफायर यूज कहाँ होता है, यूज टू रिमूव एनी रिपल इन द, नहीं, यूज टू कन्वर्ट AC वोल्टेज इनटू DC वोल्टेज। तो क्या हो गया बेटा, ये हो गया इसका थर्ड, सही है। सुनते जाइए, ये PYQ का सवाल है। बी, ठीक है, स्टेबलाइजर मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि वोल्टेज रेगुलेटर की बात हो रही है। स्टेबलाइजर किसको बोलते हैं बेटा, वोल्टेज रेगुलेटर को। तो ये कहाँ यूज होता है, तो वोल्टेज कांस्टेंट करने के लिए। क्या होता है, यूज टू कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज व्हेन द इनपुट वोल्टेज लोड एज करंट चेंजेस। तो इसका मैचिंग कौन हो गया, 4। अब आते हैं सी पे। सी क्या होता है बेटा, ट्रांसफार्मर, आपको पता है स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए होता है, ये हो गया फर्स्ट। डी है बेटा आपका फिल्टर, फिल्टर अभी मैं बताने वाला हूँ, रिमूव एनी रिपल, रिपल रिमूव करने के लिए होता है, ये होता है सेकंड। तो इसका मैचिंग हो गया, ठीक है। अभी पढ़ाने वाला हूँ, फिल्टर भी आज ही पढ़ाने वाला हूँ, सब आज ही पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, और जो अभी हम कहानी किए थे उसको वापस से फिर से करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल में हम पहले लिख लेते हैं कि इनपुट क्या क्या दिया है। चलिए बेटा, तो अगर हम इनपुट का बात करें, इनपुट में हमें क्या क्या मिल गया, चलिए। तो इनपुट में हमें दिया हुआ है, अगर समझ पा रहे हो तो बताइए, करंट की बात कर रहे हैं यहाँ, तो पीक करंट, मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10। अच्छा, सबको दिखाई दे दिया होगा कि फ्रीक्वेंसी कितना बेटा, 50 हर्ट्स। क्लियर क्या, तो ये तो सर हमें पता चल गया, ठीक, ये गिवन है इनपुट के लिए, सही है। अब हमसे क्या पूछ रहे हो, हमसे अब पूछ रहे हो, आइए पहला चीज क्या पूछे बेटा, चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। पहला चीज पूछ रहे हो रिपल फ्रीक्वेंसी, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, तो आंसर कितना हो गया, 100 हर्ट्स। कितना हो गया, 100 हर्ट्स। क्लियर क्या बेटा। सेकंड में क्या पूछ रहे हैं, सेकंड में अगर आप ध्यान से देखो तो PI भी, तो पीक इनवर्स वोल्टेज बताइए फुल वेव रेक्टिफायर में। अब इन्होंने बोला नहीं है कि कौन है, ब्रिज नहीं बोला, तो क्या लेंगे बेटा, 2 टाइम्स ऑफ V0। मतलब इस केस में जो आंसर आ जाएगा, अच्छा अच्छा, एक गड़बड़ हो गया, पीक इनवर्स वोल्टेज बोल रहे हैं तो हमें वोल्टेज देना चाहिए था, ठीक है बेटा। मतलब आप समझ लो कि ये वाला पार्ट अभी नहीं करेंगे, ठीक है।
तो 2v0 होगा, v0 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें वोल्टेज नहीं दिया और रेजिस्टेंस भी नहीं दिया है, ठीक है बेटा। नाउ तीसरा पार्ट क्या पूछा हुआ है बताइए। तीसरा पार्ट पूछा एवरेज आउटपुट, बताइए एवरेज कितना होता है 2v0/पाई। तो अच्छा अगेन एवरेज आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज सबको करेंट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। क्या करेंगे, करेंट, करेंट दिया है ना तो हम लोग करेंट करेंगे, बेटा ध्यान रखना, ठीक है। तो करेंट, ठीक है, तो करेंट कितना आ जाएगा आपको पता ही है, ठीक है। आई एवरेज, बोलो बेटा कितना आएगा आई एवरेज, आई एवरेज आ जाएगा 2i0/पाई, मतलब 2 × 10 20/पाई। क्लियर है क्या बेटा, तो ये आपका आई एवरेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा हुआ है आरएमएस करंट, तो आरएमएस करंट क्या हो जाएगा बोलिए, आई आरएमएस कितना होता है I0/√2, तो 10/√2 मतलब 5√2, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आरएमएस करंट। क्लियर है क्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा आरएमएस करंट। इसके बाद अगर हम बात करें तो फॉर्म फैक्टर सब पता है, फॉर्म फैक्टर कितना आता है फुल वेव रेक्टिफायर का 4.8 मतलब 0.48। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें, सॉरी 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 देख रहे हो जल्दी में, फॉर्म फैक्टर कितना होता है π/2√2, कितना होता है बेटा π/2√2, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो ध्यान रखना। रिपल फैक्टर कितना होता है, ये होता है 0.48, ठीक है। और उसके बाद अगर इफिशियंसी की बात करें तो ये करीब करीब कितना होता है बेटा आपका 81%, ठीक है। कहीं कहीं कुछ और भी लिखा हुआ मिल सकता है बट हम 81% लेके चल रहे हैं। तो हम सवाल कर लेंगे अगर इनपुट का हमें कहानी दिया हुआ है तो। क्लियर क्या बेटा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि इस केस में आपने इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना दिया 50 हर्ट्ज, तो बताइए आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो बताइए बेटा आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा। अब फुल वेव रेक्टिफायर है तो आउटपुट क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ इनपुट, मतलब जो आंसर आने वाला है क्या आने वाला है 100 हर्ट्ज। तो कौन सा हो गया बेटा आपका ऑप्शन ये वाला। क्लियर है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नीट 2025 में सवाल आया था, बाद में इसका आंसर 2 कर दिए थे, मतलब इसका 2 ऑप्शन आंसर दिया गया था, एनटीए ने बाद में दिया। क्यों दिया, एनटीए ने 2 आंसर दिया, क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं था कि कौन पॉजिटिव साइकिल है कौन निगेटिव साइकिल है। ऐसी इनपुट दिए हैं लेकिन पहले क्या नहीं बोले हैं। हम अगर पहले मान ले पॉजिटिव साइकिल, ठीक है बेटा, तो पॉजिटिव साइकिल मानेंगे तो अब बताइए पॉजिटिव साइकिल में ये प्लस और ये माइनस, मतलब पॉजिटिव साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा D1 और निगेटिव साइकिल में कौन करेगा D2। तो अब ऑप्शन देखिए क्या बोला है, हाँ सवाल में एक इंपॉर्टेंट जैसे कि भी ये दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अच्छा रेफरेंस नहीं बोला था, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर वो 15 मिली सेकेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पर ऐसे सवाल में जब भी 15 मिली सेकेंड मतलब वो 15 मिली सेकेंड पे देखना चाहते हैं क्या हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, हम निकालेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है 2π/ω, अगर हम 2π/ω करेंगे तो 2π की वैल्यू कितना है बेटा 100π, कितना है 100π। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 20 मिली सेकेंड, कितना आ गया 20 मिली सेकेंड। अच्छा सवाल है, मतलब 20 मिली सेकेंड बोल रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों 2 केस माना जा सकता है लेकिन जनरली बच्चे यही मानेंगे अगर कुछ नहीं बोला है तो, लेकिन एनटीए ने बाद में 2 आंसर दिया बट हमें एक ही समझना है। अब मतलब 20 मिली सेकेंड, अब इसका टाइम पीरियड क्या है बेटा 20 मिली सेकेंड, सही है। अब ये पूछ कब रहे हैं 15 मिली सेकेंड, मतलब ये इस टाइम पे पूछ रहे हैं, समझ में आया क्या, ये 15 मिली सेकेंड पे पूछ रहे हैं। अब 15 मिली सेकेंड पे पूछ रहे हैं मतलब इसको फेड कौन कर रहे हैं, फेड पॉजिटिव साइकिल हो रहा है कि निगेटिव, निगेटिव साइकिल, क्योंकि आपका 15 मिली सेकेंड पे कौन सा साइकिल दिख रहा है निगेटिव साइकिल। अब निगेटिव साइकिल दे रहे हैं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा निगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब 15 मिली सेकेंड पे कंडक्ट कौन करेगा D2 और नहीं कंडक्ट कौन करेगा D1। तो इसका आंसर आ जाएगा D1 इज रिवर्स बायस एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस, तो ये आंसर हो गया। लेकिन एनटीए ने 2 आंसर क्यों दिया कि अगर किसी बच्चे ने मान लिया कि शुरू में ऐसा था, ये भी तो साइनोसॉइडल है, तो अगर ये साइनोसॉइडल मान लिया तो उसका 15 मिली सेकंड पे क्या आ जाएगा प्लस, मतलब D1 फॉरवर्ड एंड D2 रिवर्स। तो उन्होंने 2 आंसर दिया था, क्लियर है। बट हमें जब भी आएगा हम यही मानेंगे अगर कुछ नहीं बोला है तो, क्लियर बेटा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका, क्या हो गया सेकंड। बात समझ में आया क्या, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैपेसिटर फिल्टर की बात करते हैं, ठीक है बेटा।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में जो आउटपुट ऑफ द क्या होता है बेटा, आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर जो होता है, ये जो रेक्टिफायर है, अब मैं आपको लास्ट में सब कुछ समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। जो रेक्टिफायर है, इसको जब हम इनपुट देते हैं एसी, ये हम लोग इनपुट इसको क्या दिए, एसी, ऐसे हमने इनपुट क्या दिया इसको, एसी, सही है बेटा। तो हमें जो ये आउटपुट देते हैं ना, ये हमें मिलता है पल्सेटिंग डीसी, ठीक। मतलब इसमें जो हमें मिलता है एसी प्लस डीसी का कंपोनेंट मिलता है, समझ में आया? क्या मिलता है बेटा, एसी प्लस डीसी का हमें कंपोनेंट मिलता है। ये बात समझिए कि जो आउटपुट हमें मिल रहा है उसमें पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है, और ये जो आउटपुट है इसमें कुछ क्या है बेटा, एसी भी है, या उसको हम लोग बोलते हैं कि रिपल भी है, इसी को तो बोलते हैं रिपल फैक्टर, सही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस रेक्टिफायर के साथ एक फिल्टर ऐड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ऐड फिल्टर। मतलब अगर आपका ये समझिए कि रेक्टिफायर है, तो इसके साथ एक और चीज हम पैरेलली ऐड करते हैं, वो जो ऐड करते हैं उसका नाम क्या है बेटा, आपका फिल्टर, सही है। इसके साथ एक हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, फिल्टर, समझिएगा, ठीक है, ऐसे एक। अब इसके साथ क्या हो जाता है, फिल्टर, सही बेटा। वो फिल्टर क्या होता है बताता हूं। ये अगर आपका रेक्टिफायर है, तो इसके साथ एक क्या जुड़ गया, आपका फिल्टर, ठीक है। फिल्टर आपके पास दो टाइप हो सकते हैं, ओनली कैपेसिटर, ठीक, और इंडक्टर विथ कैपेसिटर। तो हमें एनसीईआरटी में जो है कैपेसिटर वाला दिया, तो वही बताएंगे, ठीक है बेटा। ये है, तो आपको क्या लिखा हुआ है कि टू गेट स्टडी, स्टडी डीसी आउटपुट, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, कांस्टेंट, ठीक है ना, किसकी बात हो रही है, कांस्टेंट आउटपुट फ्रॉम द पल्सेटिंग वोल्टेज। जो पल्सेटिंग वोल्टेज है, नॉर्मली ये कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल पैरेलल टू द रोड आरएल, ठीक है। वन कैन ऑल्सो यूज इन द इंडक्टर, इंडक्टर भी यूज किया जा सकता है इन द सीरीज with RL for the same purpose, since these additional circuit appear to filter out the AC ripple, ठीक है, and give pure DC voltage, so they are called क्या बेटा, एक्चुअल में फिल्टर्स, ठीक है ना। तो अगर हम फिल्टर को समझना चाहते हैं तो इट इज नथिंग बट, हम कैपेसिटर फिल्टर ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैपेसिटर फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है ना, इट इज नथिंग बट पैरेलल कैपेसिटर टू द लोड। जो लोड है ना, उसके पैरेलल कैपेसिटर को जो जोड़ दो, यही क्या है तुम्हारा बेटा, यही तुम्हारा क्या है, फिल्टर। अब ये काम कैसे करता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। काम कैसे करता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ अपना रेक्टिफायर, पूरा ध्यान से हर चीज को समझना है बेटा। ये हुआ आपका रेक्टिफायर, सही है। इसके साथ हम क्या करते हैं कि एक इसके आउटपुट जो आएगा, थोड़ा इसको ऊपर ही बनाते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसा जो ये आउटपुट आएगा आरएल, यही आउटपुट है। हम लोग क्या करते हैं कि इसके बीच में एक कैपेसिटर ऐड कर देते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपेसिटर क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। यहां से हम क्या दे रहे हैं, एसी, सबको पता है। अब इस बात को समझिए, ठीक है ना, अब इस बात को समझिए कि कैपेसिटर जो सी है ये करता क्या है, ठीक है, ये करता क्या है। अब समझिएगा, आपको बहुत सारी चीजें यहां समझना होगा, ठीक है। हमने इनपुट क्या दिया, एसी, ठीक है बेटा, ये हमने इनपुट दिया है एसी, ठीक। हमें आउटपुट यहां क्या मिल रहा है, यहां देखिएगा, ये फिल्टर से पहले की बात है, ठीक है, ऐसा डीसी, ठीक है। अब होता क्या है समझिएगा, ठीक है, होता क्या है। इसको थोड़ा मैं और आपको अगर बढ़िया से समझाऊं, तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। अगर एकदम इसको अच्छे से समझना है तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है ना बेटा। कैपेसिटर फिल्टर कैसा है समझिएगा, ठीक है, समझिएगा। ये एक कैपेसिटर है जो कि पैरेलल में जुड़ा हुआ है रेक्टिफायर के, और ये पैरेलल टू क्या है बेटा, लोड, ठीक।
मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एकदम ही समझ आ जाए और सब चीज एकदम क्लियर हो जाए। ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अपना जो एक्चुअल में क्या है, ये रेक्टिफायर है, ठीक है, ये रेक्टिफायर है, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, रेक्टिफायर है। सही है। इसको हमने इनपुट दिया और इसको कनेक्ट कर दिया एक ऐसे कैपेसिटर से। अब देखिए, अब हम जब आउटपुट लेंगे ना, तो ये आउटपुट कैसे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। ये कैपेसिटेंस सी, ठीक है। अब क्या होगा बेटा कि एक्चुअल में जो इनपुट हम दे चुके हैं, आपको पता है कि रेक्टिफायर है तो ऐसा इनपुट हमने दिया होगा एसी, ठीक है ना। ये इसको डीसी में बदल के दिया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आउटपुट आया होगा वो कैसा आया होगा, इस टाइप का आया होगा। फुल वेव ले लेते हैं, ठीक है। अब मेरा बात समझिएगा, पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव साइकिल में, ठीक है ना बेटा, कैपेसिटर गेट चार्ज, क्या करेगा, कैपेसिटर गेट्स चार्ज, सही है ना, कैपेसिटर गेट चार्ज, ठीक है ना। अब ये चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज हो जाएगा। और निगेटिव साइकिल में क्या होगा, निगेटिव साइकिल में आपका कैपेसिटर विल डिस्चार्ज, सही है। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया, ठीक है ना, कैसे फिल्टर काम करता है कि भैया पॉजिटिव साइकिल में क्या हो रहा है, ये चार्ज, ठीक है। अब ये चार्ज जब हो रहा है ना, फुली चार्ज, अब समझिएगा ये फाइनल आउटपुट कैसा दिखेगा, ये फाइनल आउटपुट है फिल्टर लगाने के बाद, ठीक है। तो क्या होगा कि पॉजिटिव साइकिल में चार्ज होगा, चार्ज हो गया। अब ये डिस्चार्ज होकर नीचे आना चाहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि सी बहुत रखते हैं, ठीक है ना। डिस्चार्जिंग का जो फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो, ठीक है ना, तो वी सी इक्वल टू होता है, अगर मैं वी नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टाउ, ये बेटा क्या होता है, कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें टाउ इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर इंटू सी, इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, अगर याद हो, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सी को बहुत हाई रखते हैं, सी इज वेरी हाई, सही बेटा, सी क्या रखते हैं, वेरी हाई। इसका मतलब टाउ जो होगा ये भी क्या होगा, हाई, सही है। टाउ बहुत ज्यादा होगा तो डिस्चार्ज होने में टाइम क्या लगेगा, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। मतलब इट विल नियरली नियरली डोंट गेट डिस्चार्ज, सही है, डिस्चार्ज ही नहीं होगा, टाउ बहुत ज्यादा रख दिया, इसका सी बहुत हाई होता है। ये क्या होता है बेटा, बहुत हाई। तो एक बार चार्ज हो गया तो डिस्चार्ज ही नहीं होगा, ठीक, कोशिश करेगा। तो जो आउटपुट हमें आएगा, एक बार चार्ज हो गया, अब चार्ज होने के बाद ये ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा है डिस्चार्ज करने के लिए, तो ऐसा आउटपुट आएगा। अब ये भी देखो एक्चुअल में ध्यान से देखो तो पल्सेटिंग डीसी ही है, अभी भी ये कांस्टेंट नहीं हुआ है। तो कोई बोल दे कि फिल्टर लगाने से कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है। तो एक सवाल तो ये समझ में है कि एक्चुअली में क्या किया कि जितना ये पल्सेटिंग था, ये वाला को एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना दिया, ठीक है ना। पल्सेटिंग बोलने से अच्छा है क्या बोलो, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है बेटा। कैसे काम कर रहा है समझ में आ रहा है, हमने चार्ज किया और टाउ इतना ज्यादा रखा, टाउ इतना ज्यादा रखा कि वो डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा, मतलब उसके क्रॉस हमेशा वोल्टेज ये दोनों के क्रॉस क्या हो जाएगा, सेम। मतलब इस केस में आप समझो कि जो लोड पे आउटपुट आएगा वो VC के बराबर आएगा, और ये डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा है क्योंकि हमने टाउ ज्यादा रखा है। तो बेटर फिल्टर कैसे बनेगा, ठीक है ना। अगर तुम्हें इंप्रूव करना है फिल्टर तो क्या करना होगा, सी को हाई करना होगा, मतलब सी को हमेशा क्या जोड़ोगे, इन पैरेलल। मतलब अगर बोलेंगे कि वो क्या बोलते हैं कि और बेटर कर दो फिल्टर को, वो बोले कि इस फिल्टर को और बेटर कर दो, तो और बेटर हम तभी कर सकते हैं जब इस सी बढ़ाएंगे, और सी बढ़ेगा तब जब पैरेलल में एक और सी जोड़ेंगे। तो पूछता है कि बताइए इसको सही करने का तरीका क्या है, तो या तो आर बढ़ा दो या तो सी बढ़ा दो, क्लियर है। तो सी पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो सी क्या होना चाहिए बेटा, वेरी हाई, मतलब वी कैन ऐड मल्टीपल सी इन पैरेलल। अगर हमें सी हाई चाहिए तो ये काम कर सकते हैं हम, ठीक है बेटा। तो ये आपका कैपेसिटर फिल्टर हो गया, जो एक्चुअल में पल्सेटिंग डीसी था उसका रिपल, जो ज्यादा एसी कंपोनेंट था उसको खत्म कर दिया। बट कहानी यही खत्म नहीं होती है, तो जो फाइनल
ये सवाल पे मैं आता हूं, लेकिन जो फाइनल सर्किट होता है उसमें क्या रहता है? पहले रहता है आपके पास एक, क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। तो बेटा फाइनल आपका सर्किट ये होता है, अरे यार रुक जाओ, रेक्टिफायर, ठीक है ना। यहां से हम इसको देते हैं एसी, ठीक। इसके बाद हमारे पास ये जुड़ा होता है फिल्टर, सही है। इसके बाद होता है लोड, सही है। अब इसके बाद भी एक भाई साहब जुड़े होते हैं, डेट इज द वोल्टेज रेगुलेटर, सही है। क्या जुड़े होते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर। और फिर जाके हमें क्या मिलता है बेटा? कांस्टेंट वोल्टेज। यहां पर हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है, यही टेक्निकली आपका चार्जर है। तो एक्चुअल में यहां कौन कौन है? फिल्टर, सही है। तो पहले क्या जुड़ा होता है? रेक्टिफायर, फिर फिल्टर, फिर क्या जुड़ा होता है? वोल्टेज रेगुलेटर। इससे क्या करते हैं? ये सीधे सीधे एसी को क्या बदलता है? डीसी को। ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट करता है, और फाइनली तुम्हें क्या मिलता है? कांस्टेंट वोल्टेज। तो हम जो पढ़ रहे थे वोल्टेज रेगुलेटर, फिल्टर और रेक्टिफायर, ये सबका कॉम्बिनेशन ही है। क्लियर क्या बेटा? नाउ ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए, यहां पर भी हम एसी दिए हैं, लेकिन ये कोई रेक्टिफायर है ही नहीं। अगर ध्यान से देखो तो आपको रेक्टिफायर समझ ही में नहीं आ रहा कि कौन है, ना फुल वेव रेक्टिफायर है ना कुछ है, और आउटपुट पूछा हुआ है ये 2 किलो ओम के, ठीक है। तो हम लोग ऐसे सवाल को क्या करते हैं कि जैसे सर्किट सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो यहां पर क्या बनेगा कि पॉजिटिव साइकिल का अगर हम बात करें, किसका बात करें बेटा? पॉजिटिव साइकिल का। तो पॉजिटिव साइकिल में ये प्लस और ये माइनस, तो आपका D2 कंडक्ट करेगा, सही है। D2 कंडक्ट करेगा, और निगेटिव साइकिल में आपका D1 कंडक्ट करेगा, सही है। निगेटिव साइकिल में आपका D1 कंडक्ट करेगा। तो अगर मैं पॉजिटिव साइकिल का क्या बनाऊं बेटा सर्किट, तो कैसा बनेगा? ऐसा। D2 कंडक्ट कर रहा है, तो ये प्लेन वायर, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, क्लियर है। और यहां से हम वोल्टेज दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वोल्टेज बताइए? सॉरी, यहां से नहीं, यहां से हम वोल्टेज दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वोल्टेज बताइए? यहां से हम वोल्टेज दे रहे हैं आपका एसी सोर्स से मैक्सिमम कितना वोल्टेज है बेटा? 10 वोल्ट, सही है। तो ये 10 वोल्ट, और इसमें साफ साफ मैक्सिमम आउटपुट पूछा है, मतलब हमें पीक वैल्यू निकालना है, ठीक है बेटा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कितना है? 2 किलो ओम। ये भी कितना है? 2 किलो ओम। ये भी कितना है? 2 किलो ओम। थोड़ा अगर मैं इस सर्किट को और बेहतर ढंग से बनाऊं तो ऐसा है, सही है। कितना लोगों को समझ में है कि ऐसा कुछ है? सॉरी, ऐसा कुछ है 10 वोल्ट, सही है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पैरेलल में हो गया, और ये दोनों बराबर है, 2 किलो ओम 2 किलो ओम, सही है। ये भी 2 किलो ओम। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा? 10 वोल्ट। इन दोनों के अक्रॉस 10 वोल्ट आएगा, मतलब एक एक को क्या मिलेगा? इसको मिलेगा 5 वोल्ट, इसको मिलेगा 5 वोल्ट। हमें आउटपुट इसके आउट निकालना है, तो इसको कितना मिला? 5 वोल्ट। तो आंसर हो गया 5 वोल्ट। अच्छा, निगेटिव साइकिल में बनाओगे तब भी ऐसा ही सर्किट बनेगा। इस बार करंट इधर से आएगा, लेकिन ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, तो अगेन निगेटिव साइकिल में भी 5 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 5 वोल्ट। ये सिंपल आउटपुट पूछा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये जेईई मेन 2022 का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल, ठीक है। इन्होंने 2 पैरेलल में डायोड जोड़ दिया, ठीक है बेटा। इन्होंने क्या कर दिया? 2 पैरेलल में क्या जोड़ दिया? डायोड। अब समझिए कि यहां पर हमें 2 केस लेना पड़ेगा। पहला कौन सा साइकिल? पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल में आप ध्यान से देखोगे तो D1 चलेगा, मतलब D1 क्या होगा? फॉरवर्ड बेस, और D2 क्या हो जाएगा बेटा आपका? रिवर्स बेस। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सर्किट कैसा बनेगा? अच्छा, इसका पोटेंशियल वेरियर दिया हुआ है, सही है। इसका पोटेंशियल वेरियर दिया हुआ है, तो इट विल बी लाइक दिस। सर्किट कैसे बनेगी? ये हो गया आर, ये डायोड, इसका पोटेंशियल वेरियर है, ठीक है। बट ये कंडक्ट करेगा, और यहां हमें एसी लगा हुआ है, ठीक है। और ऐसे, और आउटपुट हमें यही लेना है, ठीक है। तो आउटपुट तो हमें यही लेना है, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट देगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअल में ये तो बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा। अगर ये फॉरवर्ड बेस है तो इसका पोटेंशियल बैरियर के हिसाब से हम चले, ठीक है बेटा। समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर ये एसी है तो ये डायोड क्या से रिप्लेस होगा? आपका ध्यान से समझोगे तो एक पोटेंशियल बैरियर है, कितना है? 0.7 वोल्ट। तो हमें आउटपुट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? आउटपुट जो मिलेगा ये V0 0.7 वोल्ट।
कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। क्लियर क्या बेटा, तो पॉजिटिव साइकिल में कांस्टेंट 0.7 वोल्ट मिलेगा। अच्छा, जब सेकेंड केस का अगर हम बात करें निगेटिव साइकिल में, तो निगेटिव साइकिल में कैसा सर्किट बनेगा, ठीक, आपका ये एसी हो गया, ठीक, ये पहला वाला डायोड निकल गया, दूसरा वाला डायोड बचेगा, ये उल्टा है तो हम इसको ऐसे बना दें, सही है, ऐसे। तो अभी भी आउटपुट कितना मिलेगा, -0.7 वोल्ट। तो पहले आउटपुट कितना मिल रहा है, 0.7 वोल्ट, बाद में कितना मिल रहा है, -0.7 वोल्ट, मतलब हमें पॉजिटिव साइकिल में भी मिलेगा। ऑब्वियस सी बात, ये दोनों है तो आउटपुट दोनों में मिलेगा। ये तो क्लियर है कि पॉजिटिव में भी मिलेगा। ये कौन सा साइकिल में देगा, पॉजिटिव में। ये कौन सा साइकिल में देगा बेटा, पॉजिटिव में। और ये कौन सा साइकिल में देगा, निगेटिव में। तो कौन कौन ऑप्शन नहीं होंगे, ये और ये नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। लेकिन उसका 0.6 वोल्ट है, सॉरी 0.6 वोल्ट, मेरी गलती। तो आउटपुट भी 0.6 वोल्ट ही मिलना चाहिए जब वो कंडक्ट करने लगेगा। ब्रेकडाउन के बाद कंडक्ट करेगा, तो यहां से यहां तक देखो ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद 0.6 हो गया है। निगेटिव में ब्रेकडाउन हुआ, 0.6 हो गया, तो आंसर क्या हो गया, ये। ठीक है, तो हमने रेक्टिफायर का हर टाइप का केस लेने के क्लास में कोशिश किया है। फिर भी अगर कुछ बच जाए तो अब मैं क्या ही कर सकता हूं, बट आपको मैंने रेक्टिफायर का सारा केस करीब करीब पढ़ा दिया है। ठीक है ना बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए बाय।